कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को ऊष्मागतिकी पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। ये है, सबसे पहले आता है समतापी प्रक्रम क्या होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन के दौरान ताप समान अगर है तो वो समतापी प्रक्रम कहलाता है। मतलब इसमें टी स्थिर रहता है। अब इसमें क्या होता है, देखो, जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन किया जाता है, रासायनिक नहीं भौतिक से केवल, मतलब इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत रहे, ताप नहीं बदलना चाहिए, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम में एक बात ध्यान रखना, वो होता है पी वी इजिकल टू नियतांक, यानी जो सूत्र लगेगा इसमें P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा। इस सूत्र का इस्तेमाल होता है। अब आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वो होता है जिसमें ना तो ऊष्मा निकाय से बाहर जाती है ना ही बाहर से अंदर आती है। इस तरह से परिवर्तन करना पड़ता है। यानी जब किसी निकाय में इस प्रकार भौतिक परिवर्तन किया जाता है कि निकाय से ऊष्मा न तो बाहर जा सके और न ही बाहर से ऊष्मा निकाय में प्रवेश कर सके, तो इस प्रकार के प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम में ध्यान रखना पी वी की पावर गामा बराबर नियतांक होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। ये सूत्र लग जाएगा, जहां गामा का जो मान होता है वो CP बटे CV होता है। CP CV मैंने पीछे बता दिए थे, वही CP CV का अर्थ है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पर। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, इसका ये उत्तर लिखा जा रहा है। यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे मैंने ये दिखा दिया है आपको, इधर P ले लिया है इधर की तरफ और इधर की तरफ V ले लिया है, तो ये प्रक्रम जो है पहले इस अवस्था से इस अवस्था में जा रहा है और वापस इसमें लौट आ रहा है, तो ये आपका चक्रीय प्रक्रम होगा। तो ये इधर गया है और इधर से लौट करके वापस अपनी जगह पे आ गया, A B C और ये D और फिर A पे आ गया है, तो इसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब आता है समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य। तो मान लेते हैं हम उत्तर के लिए, मान लिया दाब P है, किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा V करते हैं, अतः दाब P के विरुद्ध गैस द्वारा किया गया कार्य dW जो है वो PdV होगा। इसको हम PdV लिखते हैं, ध्यान रखना। तो dW का जो मान आ जाएगा वास्तव में कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, dW का मान हो जाएगा PdV। तो ये ध्यान रखना है, PdV। चलिए आगे देखते हैं। यदि समतापी परिवर्तन के कारण गैस का आयतन V1 से लेकर V2 हो जाता है तब गैस के द्वारा किया गया कार्य, ये जो दिखाई दे रहा है यही सूत्र आपको लिखना है, लेकिन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये V1 से लेकर V2 तक प्रसार हो रहा है और PdV लिखा जाएगा, डेल V और PdV, यानी dV को जो है डेल V ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो डेल्टा V ले रहे हैं ये वास्तव में यहाँ पर dV की तरफ से ले रहे हैं। चलिए अब इन सूत्र को लेते हैं। तो यदि किसी गैस का 1 मोल लिया जाए तो गैस के समीकरण में PV RT इस्तेमाल होता है। इससे P का मान निकल जाएगा, P का मान निकालेंगे, P बराबर RT अपॉन V हो जाएगा। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 ये लिखी हुई है आपका, तो W का मान निकल जाएगा, W बराबर समाकलन V1 से V2 तक RT बटे V हो जाएगा dV, और ये RT नियतांक हो गया, ये बाहर आ गया है, ये dV अपॉन V आ गया, ये 1 बटे x हो गया एक तरह से। तो 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, देख लीजिए बच्चों, ये 1 बटा x हो गया, इसका समाकलन होता है log x। तो बिल्कुल उसकी तरह से जैसे ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे log V आ जाएगा। ये यहाँ पर log V आ गया और ये जो लिमिट है वो नीचे से ऊपर की तरफ V1 से लेके V2 तक। इस V के स्थान पे, इस V के स्थान पर पहले ये V1 रखना है, तो यहाँ देखो log V2 हो जाएगा, और इसी V के स्थान पे माइनस करके ये V2 रखना है, तो ये माइनस log V1 हो जाएगा। यहाँ पे V1 रखना तो V1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना माइनस का सूत्र इसके अंदर आता है, समाकलन में वैसे मैंने करा दिया था लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसको। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे n, तो RT log V2 अपॉन V1 हो गया। लेकिन ये बेस E है, बेस E को 10 में चेंज करने के लिए 10 में बदल रहे हैं, E को 10 में बदलने के लिए संख्या आती है 2.303, ये 2.303 लिखना आप। ये जो संख्या है ये बाद में मत लिखना, बाकी छोड़ देना,
2.303 RT लिखना है केवल आपको। तो ये वास्तव में कितना आ गया, मैं यहां लिख करके दिखा रहा हूं, ये 2.303 और ये RT लॉग हो जाएगा, बेस इसका 10 है और V2 बटे V1 हो जाएगा। लेकिन गैस की समीकरण होती है P1 V1 बराबर P2 V2, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। इससे V1 बटे V2 का मान P1 बटे P2 आ जाएगा। तो यहाँ V2 अपॉन V1 का जो मान ये दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम मान रख देंगे P की फॉर्म में, तो ये P1 बटे P2 आ जाएगा। तो W का जो सूत्र आ गया है वो ये आ गया है, W बराबर 2.303, यहाँ पे 033 याद रखना है, ये नहीं रखना है 6। तो 2.303 RT log P1 अपॉन P2 आ जाएगा। अब आगे इसको मान को बढ़ाते हैं जरा, ये है अब अगला हमारा रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करना। तो चलते हैं जरा, बिल्कुल वैसे ही समतापी में था, ये अब रुद्धोष्म है। तो देखते हैं, मान लो किसी गैस के 1 मोल में रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है, जिससे उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है। सूत्र वैसे ही लेके चल रहे हैं हम लोग। इस दौरान किया गया कार्य जो होता है P डेल V होता है। मैंने बताया था आपको कि W का जो सूत्र आप लिखेंगे वो लिखेंगे समाकलन ये V1 से लेके V2 तक और PdV लिखना है। तो PdV हो गया। अब यहां से P का मान निकाल लेंगे, PV की गामा बराबर K होता है, मैंने बताया ही था आपको। तो कितना हो जाएगा, P का मान यहां से निकालेंगे तो ये K बटे V की पावर गामा हो जाएगा। तो K बटे V की पावर गामा ले लिया। अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो गामा की पावर को ऊपर लेते हैं, यानी V की पावर माइनस गामा हो जाएगा, तो +1 करेंगे और इसी से भाग कर देते हैं। तो ये समाकलन हो गया है। समाकलन हो जाते ही तुरंत क्या करेंगे, इसको बटे में ले आए तो ये 1 माइनस गामा हो जाएगा, या गामा माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये चिन्ह लाएंगे नीचे ला करके, और ये 1 अपॉन 1 माइनस गामा बाहर हो जाएगा। इसको हमने बाहर ले लिया 1 माइनस गामा करके, और ये पावर नीचे ले आए हैं तो 1 माइनस गामा हो जाएगी। तो यहाँ देखो 1 माइनस गामा हो गई पावर, और एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं तो V2 आ जाएगा, एक बार लोअर वाली लिमिट रख देते हैं तो माइनस का V1 आ जाएगा। तो K अपॉन ये आपका 1 माइनस गामा हो ही चुका है। लेकिन सूत्र आपको पता है, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर K। ये मान K का जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। ये वाला जो K का मान है अंदर गुणा करके इस जगहों पे, और इसमें K का मान हम दोनों रख देते हैं। दोनों अलग अलग रखते हैं, P2 वाले पे P2, V2 वाले पे V1, V1 वाले पे 1 और 2 वाले पे 2। अब इससे कुछ कट जाएगा तो P2 V2 माइनस P1 V1 बच जाएगा। तो ये P1 V1 माइनस P2 V2 आ जाएगा। जब यहाँ पे गामा माइनस 1 करेंगे, ये 1 माइनस गामा जो दिखाई दे रहा है इसको पलट दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, गामा माइनस 1, तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार क्या हो गया, ये एक सूत्र सा निकल गया। लेकिन P1 V1 बराबर होता है RT1, ये लिखा हुआ देखो, P1 V1 बराबर RT1 और P2 V2 बराबर RT2 हो जाएगा। तो T1 और T2 इनके गैस के प्रारंभिक व अंतिम ताप हो गए। ये मान इसमें रख दीजिए, R बाहर आ जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये सूत्र इसका निकल गया। तो ये सूत्र ये रुद्धोष्म प्रक्रम का है किया गया कार्य, और पीछे जो था वो समतापी प्रक्रम का था। ये जो था समतापी का, यानी W बराबर कितना था 2.303 RT, और लॉग में कितना था P1 बटे P2। ये आपका किसका था, ये था समतापी प्रक्रम का। और अभी जो निकल के आया वो रुद्धोष्म प्रक्रम का, ये रुद्धोष्म प्रक्रम का है। तो ये याद रखना है, कुछ जगहों पे काम आएगा। अब आते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को अच्छी तरह से याद करोगे। ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है, छूटता नहीं है कभी भी। चलिए उत्तर देखते हैं, क्या उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लिया, अगर किसी निकाय को Q उष्मा दी जाती है तो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो उसके कार्य करने में और दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को। तो ये हमने Q उष्मा दी है, कुछ काम में खर्च हो गई उसके, कुछ काम करती है वो निकाय, और कुछ उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो इसी को समझाया जा रहा है यहाँ पे। जब ऐसे निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो उष्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। मान लिया डेल्टा Q उष्मा दी जाती है, जिससे उसके द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W है और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U है। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U, या इसको हम ऐसा भी याद करते हैं, डेल्टा U बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, और या इसे डेल्टा U बराबर, जनरली मैं इसको Q माइनस W की फॉर्म में याद करवाने को कहता हूं। इस तरीके से भी मतलब वही है इसका, तो आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर क्या होता है, जरा इसके अंतर को भी समझ लीजिए, ये भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है।
समतापी में ताप समान होता है और इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। चलिए देखते हैं पहला नंबर। इस प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है और इधर रुद्धोष्म में इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान नियत रहता है, ताप नहीं नियत रहता है, ऊष्मा का मान नियत रहता है। नंबर 2 पे देखिए, इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं रहती है। चलिए नंबर 3, यह मंद प्रक्रम में बहुत धीमे धीमे चलता है, लेकिन यह तेज प्रक्रम है एकदम से। इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय होता है, इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। यही सब बातें इसके अंदर लिखनी है। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आप लोग याद करके लिख लोगे मेरे ख्याल से। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये एक और देते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का उपयोग करके इसका एप्लीकेशन ले रहे हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, क्या इसके अनुप्रयोग हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखो क्या है, जब किसी ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसमें आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि के योग के तुल्य होता है। तो ये आपको परिभाषा पीछे बताई थी मैंने, उसी को लिखवा रहे हैं ये। यदि किसी निकाय को डेल की ऊष्मा दी जाती है तो उसके आंतरिक में डेल यू की वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य डब्लू हो, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहता है डेल क्यू बराबर डेल डब्लू प्लस डेल यू। समतापी प्रक्रम में देखते हैं क्या होता है। क्या समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप चूंकि नियत रहता है तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत होती है। इसका मतलब डेल्टा यू का मान 0 हो जाएगा। तो इसी सूत्र में, इस वाले सूत्र में डेल्टा यू का मान धर देंगे 0, तो डेल्टा क्यू बराबर डब्लू बच जाएगा। तो देखो यहाँ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो यहाँ पे डेल्टा यू का मान 0 कर दिया गया है तो केवल डब्लू बच गया। इसका मतलब ये जो है मान निकल करके आ गया, डेल क्यू बराबर डेल डब्लू। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तित हो जाएगी या रूपांतरित हो जाएगी या उसके तुल्य हो जाएगी। रुद्धोष्म प्रक्रम में देखते हैं क्या होता है। इस प्रक्रम में ना तो ऊष्मा निकाय से बाहर जाती है और ना ही बाहर से निकाय में प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू का मान 0 हो जाएगा। प्रथम नियम में क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब डेल्टा यू का मान 0 रख दिया गया, 0 रखते डेल्टा यू और प्लस डब्लू हो जाएगा, यानी डब्लू जो है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार निकाय द्वारा किया गया कार्य उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा। चलिए चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम भी जानना जरूरी है। ये विभिन्न प्रकार के प्रक्रम चल रहे हैं, जिसमें समतापी बताया, रुद्धोष्म बताया, अब हम चक्रीय प्रक्रम में चल रहे हैं। यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, क्योंकि वहीं आ गया तो डेल्टा यू का मान 0 हो गया। आंतरिक ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है आपको अच्छी तरह से याद है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू होता है। इसमें क्यू का मान, डेल्टा यू का मान 0 रख दिया, तो डेल्टा यू का मान ये 0 रख दिया तो डब्लू बच गया। तो डेल्टा क्यू जो जितना का जितना ऊष्मा दी गई सारी की सारी कार्य में परिवर्तित हो गई। यही इसका निचोड़ निकलता है। अतः इस प्रकार के चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के तुल्य होता है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे ये थर्मस वगैरह में अगर हिला देते हैं तो थर्मस में रखी चाय कुछ गर्म हो जाती है। ये कुछ इंजन है, इंजन में कार्नो इंजन का नाम बहुत ज्यादा आता है। देखते हैं कार्नो इंजन क्या होता है। कायदे में ये कार्नो इंजन का काम क्या होता है कि ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित करता है। तो इसके ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। आदर्श गैस है, पिस्टन है यहाँ पे, और ये पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा, और ये ऊष्मा का स्रोत है T1 के पे, और ये T2 सिंक है, यानी ठंडा करने वाली चीज है। तो कार्नो इंजन के, उत्क्रमणीय इंजन के भाग दिए हुए हैं, इन भागों को यहाँ समझाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है कार्नो इंजन। तो कार्नो ने एक आदर्श इंजन की कल्पना की थी, नाम है कार्नो बच्चों, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है किंतु उसकी दक्षता अधिकतम होती है। इस इंजन को कार्नो इंजन का उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं। चित्र में कार्नो इंजन को प्रदर्शित किया गया है। चलिए देखते हैं कार्नो इंजन के मुख्य भाग। सबसे पहले आता है ऊष्मा का स्रोत, जो कि ऊपर की दिखा, ये ऊपर की तरफ जो दिया हुआ ये ऊष्मा का स्रोत है। तो क्या हो गया, यह उच्च ताप का स्रोत होता है जिसकी धारिता अनंत होती है, यानी कितनी भी ऊष्मा ले सकती है और दे सकती है। इससे कितनी भी ऊष्मा ली जा सकती है। इसका ताप T1 के पर स्थिर बना रहता है। चलिए नंबर 2 सिंक कहा गया है। इसका ताप ऊष्मा स्रोत से कम
ताप होता है और इसकी भी धारिता अनंत होती है। इसकी कितनी भी उष्मा दी जाए इसका ताप T2 के पर स्थिर बना रहता है, ये नहीं बदलता। नंबर 3 है सिलेंडर और पिस्टन। पूर्ण चालक कुचालक दीवारों और पूर्ण चालक आधार वाला एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में पूर्ण कुचालक पिस्टन लगा होता है जिसकी गति घर्षण रहित होती है, अर्थात घर्षण बल नहीं लगता है। नंबर 4 है पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, जो यहां दिखाई दे रहा है आपको। उष्मा का पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म होता है जो सिलेंडर के लिए स्टैंड का कार्य करता है, ये स्टैंड का काम करता है। नंबर 5 कार्यकारी पदार्थ, ये कार्यकारी पदार्थ जो इसके अंदर भरा रहता है। कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होती है जो सिलेंडर में भरी रहती है। यहाँ पे ये कार्यकारी पदार्थ है जो कि सिलेंडर के अंदर भरी हुई है और ये पिस्टन अपना दबाने का काम करता है। चलिए कार्नो इंजन का सिद्धांत ले लेते हैं। क्या सिद्धांत है? इसमें आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ होता है। प्रत्येक चक्र में कार्यकारी पदार्थ के उष्मा स्रोत में Q1 उष्मा लेता है। इसमें से W उष्मा की मात्रा को कार्य में परिवर्तित करके शेष उष्मा को सिंक के पास वापस लौटा देता है। तो इंजन की जब दक्षता निकालते हैं, ईटा है सब, ये ध्यान रखना बच्चों, ये ईटा है। ये ईटा बराबर क्या होता है? किया गया कार्य जो उपयोगी कार्य कर लिया गया है और बटे जितनी उष्मा शोषित हो रही है वो ले लिया गया। तो W बटे Q1 हो जाएगा। W का मान Q1 माइनस Q2 हो जाएगा और बटे Q1 इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। ये सूत्र आ गया इसकी दक्षता का। कार्नो इंजन के प्रमुख भाग के निम्नलिखित कार्य हैं। पहले ऊर्जा उष्मा का स्रोत क्या कार्य करता है? यह कार्यकारी पदार्थ को उष्मा प्रदान करता है। नंबर 2 सिंक क्या करती है? यह कार्यकारी पदार्थ से शेष उष्मा को अवशोषित कर लेती है। नंबर 3 सिलेंडर का और पिस्टन का काम क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर के अंदर घर्षण रहित गति करता है जिससे कार्यकारी पदार्थ में प्रसार और संपीड़न होता है, इससे कार्य प्राप्त होता है। नंबर 4 पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म लेते हैं। सिलेंडर को इस पर रखकर आदर्श गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन कराया जाता है। नंबर 5 कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होती है। उष्मा स्रोत से उष्मा अवशोषित करता है और कुछ भाग को कार्य के रूप में परिवर्तित करके शेष भाग को सिंक में लौटा देता है। यही इसका काम होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर क्या होता है। सबसे पहले ये जरूरी जानना है आपको कि होता क्या है। उच्च ताप अगर है और इधर निम्न ताप है तो हमेशा उष्मा का जो प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है, ये तो सामान्य अवस्था होती है। लेकिन अगर हमें एक निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा का स्थानांतरण करना है तो हमें इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य W कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बढ़ना चालू होगा। इसीलिए देखा होगा जहां के रेफ्रिजरेटर वगैरह लगा होता है या AC लगा होता है वहां पर बाहर की तरफ एक पंखा लगा हुआ होता है, उसका यही काम होता है। तो चलिए जरा देखते हैं ये रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है। वह युक्ति जो उष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित करती है रेफ्रिजरेटर कहलाती है। रेफ्रिजरेटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसे कार्नो इंजन के थे, बिल्कुल वही काम है। कम ताप पर एक वस्तु जिसे ठंडा करना होता है। नंबर 2 अनंत तापीय धारिता की एक वस्तु जिसका ताप अधिक तथा स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं। नंबर 3 है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ यह सामान्यतः द्रव, अमोनिया या फ्रियोन होता है। इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं और यह कार्यकारी पदार्थ को प्रतिशक कहते हैं, यानी प्रशीतक बोलते हैं, जो कि ठंडा रहता है, ठंडा करने का काम करता है। कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से उष्मा अवशोषित करता है और इस पर कुछ कार्य किया जाता है और यह संपूर्ण उष्मा उच्च ताप की वस्तु को दे देता है। चूंकि प्रत्येक चक्र के पश्चात कार्यकारी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चित्र दिखाया हुआ है वही इंजन है प्रशीतक का, बिल्कुल सही कुछ है वैसे दिया। ये Q1 है उष्मा, ये Q1 है आपका, यहाँ पे कार्य इस पे करा जा रहा है तो ये Q1 जो है वो Q2 प्लस W के बराबर हो जा रहा है, यानी कि इसको जो जुड़ जाता है। चलो देखते क्या है। माना कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से Q2 उष्मा अवशोषित करता है तो उस पर W कार्य किया जाता है जिससे उष्मा Q1 उच्च ताप तथा ताप की वस्तु को दे देता है। तो क्या हुआ, Q1 जो हुआ वो Q2 प्लस W के बराबर हो जाएगा, तो W बराबर Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अब बीटा का सूत्र होता है अवशोषित उष्मा बटे उस पर किया गया कार्य, तो Q2 बटे W हो गया। W का मान Q1 माइनस Q2 है, अब Q2 को इसके नीचे भेज दिया गया है तो दक्षता निकल के आ जाएगी, दक्षता 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगी। तो Q2 अपॉन Q1 का मान 1 माइनस ईटा हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर ले जाइए, इस ईटा को इधर ले जाओ, ये पूरा इधर जाता है और ये पूरे को इधर लाते हैं तो ये Q2 माइनस Q1 बटे बराबर हो जाएगा 1 माइनस ईटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ईटा अपॉन
ईटा। तो ये संबंध है इसमें ईटा और बीटा में, तो ये संबंध भी आपको करना है। ये ध्यान रखना है, ये रेफ्रिजरेटर का गुणांक है बीटा। बीटा जो है रेफ्रिजरेटर गुणांक है और ये दक्षता है, इंजन की दक्षता, इन दोनों में संबंध दिया हुआ है। चलिए प्रशीतक को फिर और देखते हैं जरा क्या लिखना होता है। प्रशीतक वह युक्ति है जो ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु को स्थानांतरित कर देती है। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है, इस पर W कार्य किया जाता है और वह Q1 ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु को दे देता है। चूंकि प्रत्येक चक्र के पश्चात कार्यकारी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चित्र आपको दिया हुआ, चित्र मैंने बता दिया था, वैसे फिर से समझ लेना था। अतः उष्मागति के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बराबर माइनस का W हो जाएगा। ऋण इस बात का द्योतक है कि कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाता है, यानी Q1 बराबर Q2 प्लस W हो जाएगा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि उष्मा को कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु तक स्थानांतरित करने के लिए कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाना आवश्यक है, और यही प्रतिष्ठितक का सिद्धांत है। आपने देखा होगा जहां एसी लगा रहता है उस पर कहीं बाहर जरूर एक पंखा चलता रहता है। चलिए उष्मागति का द्वितीय नियम क्या है। जब प्रथम नियम पूरी बात को समझा नहीं पा रहा तो द्वितीय नियम को लाना पड़ा। इसमें ऐसा ही कुछ लिखा रहता है, तो ये जरा अच्छी तरह से समझ लेंगे इस नियम को। नियम थोड़ा उटपटा सा लगता है। चलिए उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्या पड़ी, पहले तो आवश्यकता ही बता दें, ये काम नहीं कर रहा था प्रथम नियम। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है, जो यांत्रिक कार्य W तथा ऊष्मीय ऊर्जा Q में तुल्यता बताता है। यह नियम बताता है कि निकाय पर किए गए कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है तो डेल्टा U बराबर 0, तो क्या होगा, जो कार्य किया गया सारा का सारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यह तथ्य प्रयोगों द्वारा तथा व्यवहारों में सत्य पाया जाता है। उदाहरण के लिए वायु में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करते हुए सरल लोलक की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे वायु के घर्षण आदि के कारण ऊष्मा में बदल जाती है तथा अंततः गोलक का दोलन आयाम शून्य हो जाता है। यही कारण है दोलन आयाम शून्य होता है, करते करते ऊष्मा में परिवर्तित होता रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ऊष्मा को भी पूर्णतः यांत्रिक कार्य में बदला जा सकता है। यद्यपि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसका करना संभव है क्योंकि उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के कार्य में अथवा कार्य की ऊष्मा में परिवर्तन की दिशा नहीं बताता है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो दोलन करता सरल लोलक अपने प्रत्येक दोलन में बाह्य वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करके उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे लोलक का आयाम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्रकार कार्य को ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है। क्यों, अर्थात डेल्टा Q जो है वो कभी भी W के बराबर नहीं होगा, यानी जितना हमने ऊष्मा दी है वो सारी की सारी कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो जाएगी, इसलिए जो ये बराबर को लगा करके काट दिया गया है। इस प्रकार कार्य व ऊष्मा में परिवर्तन की दिशा बताने के लिए उष्मागतिकी द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ती है। ये केवल दिशा को निर्धारित करता है। अब हम लेते हैं Cp माइनस Cv क्या होता है। Cp माइनस Cv मेयर सूत्र है, समझ में आ ही गया होगा और करा चुका हूं इसको पहले भी, लेकिन अगर बड़े नंबर में आया तो इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये ज्यादा नंबर के लिए होता है। मेयर का सूत्र होता है, चूंकि मेयर ने दिया था इसलिए जो है मान लेते हैं यदि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर गैस की मोलर की विशिष्ट ऊष्माएं Cp और Cv हैं तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जहां R गैस का सार्वत्रिक नियतांक है। इस समीकरण को मेयर का समीकरण कहते हैं। ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अधिक नंबरों में पूछा जाता है। चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करते हैं। मान लो स्थिर आयतन पर किसी एक गैस के 1 मोल को डेल्टा Q ऊष्मा दी जाती है, जिससे प्रत्येक ताप में वृद्धि डेल्टा T की हो जाती है। तो डेल्टा Q बराबर 1 मोल दे दिया तो 1 Cv इंटू डेल्टा T होगी, चूंकि आयतन स्थिर रखा गया है तो डेल्टा Q बराबर n Cv डेल्टा T हो जाएगा। सूत्र तो यही होता है, n का मान 1 रख दिया गया, ये वाले n का मान ये 1 रख दिया गया, ये सूत्र होता है हमारा। चूंकि गैस का आयतन स्थिर रहता है अतः उसके द्वारा कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाएगा, यानी डेल्टा W जो है वो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा W 0 यानी P डेल्टा V हो गया। अब आता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या कह रहा है
डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब डेल डब्ल्यू तो 0 हो चुका है, डेल क्यू बराबर डेल यू हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी ये जो उष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के काम में आ जाएगी। तो समीकरण नंबर ये 2 हो गई और समीकरण नंबर 1 ये चल रही है। इन दोनों समीकरणों को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल डेल क्यू को उष्मा दी जाती है जिसके ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो जाती है। अब डेल क्यू बराबर 1 सीपी डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि ये मान जो है एन का मान वो 1 है। तो स्थिर दाब पर गैस के आयतन में वृद्धि डेल्टा वी हो तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। उष्मा गति का प्रथम नियम फिर लगा दीजिए, डेल्टा यू बराबर पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। ये समीकरण 4 है आपकी दी हुई है, समीकरण नंबर 5 है। इन्हीं 4 और 5 से लेते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा पी डेल वी प्लस डेल यू बराबर सी पी डेल टी। अब समीकरण 3 में हम मान धर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी डेल वी प्लस सी बी डेल टी बराबर सी पी डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ डेल टी वाले एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो आपका आया पी डेल वी था और प्लस सी बी डेल टी था बराबर था सी पी डेल टी। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ, ये प्लस का था तो इसमें सीबी को उधर भेज दीजिए तो पी डेल वी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, सी पी डेल टी हो जाएगा और माइनस सी बी डेल टी हो जाएगा। इसमें डेल टी हटा दीजिए, निकाल दीजिए तो यहां आ जाएगा सी पी माइनस सी बी हो जाएगा और यहाँ डेल टी कॉमन आ जाएगा। चलिए तो सी पी माइनस सी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी डेल वी अपॉन डेल टी, लेकिन पी बी इज इक्वल टू होता है आर टी, तो पी डेल वी बराबर कितना हो जाएगा, आर डेल टी हो जाएगा। तो रख दीजिए मान, यहां पर ये मान रख देना है तो सी पी माइनस सी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डेल टी अपॉन डेल टी कट जाएगा तो सी पी माइनस सी बी का मान आर हो जाएगा। यही मेयर का सूत्र है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें यही दिखाई है करके, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आदर्श गैस के कार्नो इंजन का सूचक आरेख खींचकर यानी कार्नो चक्र खींच करके प्रत्येक परिवर्तन को समझाइए। तो चलिए देखते हैं, ये उत्तर हमारा कार्नो चक्र का दिया हुआ है। ये यहां से देखो ए से चलता है, बी पे पहुंचता है, फिर बी से सी पे पहुंचता है, सी से फिर डी पे पहुंचता हुआ दोबारा ए पर ही पहुंच जाता है। इनके बीच में कितना कुछ कार्य किया गया तो सब परिवर्तन बताने हैं। तो कार्नो के इंजन में निरंतर कार्य की प्राप्ति के लिए उसे एक निश्चित क्रम में चलाया जाता है और कार्यकारी पदार्थ जैसे आदर्श गैस है के ताप, दाब व आयतन में कुछ परिवर्तन करके उसके प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। कार्नो के इंजन में कार्यकारी आदर्श गैस को प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए की गई संपूर्ण क्रियाओं का कार्नो चक्र कहते हैं। जो क्रियाएं दिखनी होती हैं वो सारा का सारा कार्नो, ये आदर्श गैस में कार्नो इंजन का एक चक्र दिखाया हुआ है। ये ऐसे बना लेंगे आप लोग ग्राफ, यहाँ ए पर P1 V1 है, बी पर P2 V2 है, सी पर P3 V3 है और डी पर P4 V4 है। चलिए ये समतापी प्रक्रम है जो दिखाई दे रहा है, ए से बी तक, बी से सी तक रुद्धोष्म प्रक्रम है, फिर सी से डी तक समतापी हुआ और डी से ए तक फिर से रुद्धोष्म हो गया। तो इन सभी के बारे में चलना है और चर्चा करनी है। प्रत्येक चक्र में होने वाली क्रियाओं को सूचक आरेख पर प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक कार्नो चक्र में निम्नलिखित 4 क्रियाएं की जाती हैं। नंबर 1, समतापी प्रसार, मैंने बता दिया था समतापी प्रसार ए से बी तक। मान लो कार्यकारी आदर्श गैस का 1 ग्राम अणु ताप T1 के पर सिलेंडर में भरा हुआ है, इसका दाब जो है P1 तथा आयतन V1। इस स्थिति को सूचक आरेख के बिंदु ए से प्रदर्शित किया गया है। अब मान लो सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत जिसका ताप T1 के है पर स्थिर रखा जाता है तथा गैस का ताप प्रसार अत्यधिक धीरे धीरे होने दिया जाता है। चूंकि सिलेंडर का आधार पूर्ण चालक के रूप में है तो प्रसार में ऊष्मा की जो कमी होती है उसकी पूर्ति ऊष्मा स्रोत से हो जाती है और गैस का ताप T1 के स्थिर बना रहता है। इस प्रकार गैस में समतापी परिवर्तन होता है। इसे सूचक आरेख के वक्र AB से प्रदर्शित किया था, जो कि मैंने बता रखा। ये AB दिखाई दे रहा है, A से लेकर के B तक जो दिखाई दे रहा है ये समतापी प्रक्रम है, फिर B से C तक रुद्धोष्म आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस प्रसार के बाद गैस दाब और आयतन प्रसार क्रमशः P2 और V2 हो जाते हैं। यदि स्थिति सूचक आरेख पर बिंदु, ये स्थिति जो है सूचक आरेख बिंदु B से प्रदर्शित की गई है।
इस प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य W1 स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 के बराबर होता है। तो ये निश्चित होता है। रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है? समतापी प्रसार के बाद सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और अत्यधिक धीरे धीरे गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। इससे वक्र BC से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि गैस को बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती है, इसका ताप T1 के से गिरकर T2 के हो जाता है। मान लो रुद्धोष्म प्रसार में गैस का दाब P3 है तथा आयतन V3 है, तो यदि सूचक आरेख पर बिंदु C से प्रदर्शित की गई है तो क्या होता है? देखो समतापी प्रक्रम में लेते हैं अपन। समतापी संपीड़न, जब बिंदु C पर गैस का ताप T2 के हो जाता है तो सिलेंडर को उठा करके सिंक ताप जिसका ताप T2 के है पर रख दिया जाता है और पिस्टन को अत्यधिक धीरे धीरे दबाते हुए गैस को समतापी विधि से आयतन V3 से V4 तक संपीड़ित किया जाता है, जिससे उसका दाब P3 से P4 हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा Q2 सिंक को दे दी जाती है, जिससे कार्यकारी गैस का ताप T2 के पर स्थिर बना रहता है। समतापी संपीड़न को सूचक आरेख CD से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार में गैस पर किया गया कार्य W3 सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम भी आएगा। देखो रुद्धोष्म संपीड़न क्या हो रहा है। अंत में सिलेंडर को एक बार पुनः पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और पिस्टन को अत्यधिक धीरे धीरे दबाते हुए कार्यकारी गैस का रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है, जिससे गैस की अपनी प्रारंभिक अवस्था A पर पहुंच जाती है। इससे सूचक आरेख पर DA से प्रदर्शित किया गया और A पर गैस का ताप T1 के दाब P1 और आयतन V1 हो जाता है। इस प्रकार गैस पुनः उसी प्रकार कार्य करने लगती है और तैयार हो जाती है प्रारंभिक अवस्था की तरह। कार्नो इंजन के लिए सूचक आरेख खींच करके कार्नो इंजन की दक्षता के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करना। अब हम इसकी दक्षता निकालने जा रहे हैं। तो क्या है कार्नो इंजन का सूचक आरेख? तो मैंने बना दिया था। अब A से B तक समतापी प्रसार, B से C तक रुद्धोष्म प्रसार मैंने बता दिया था, C से D तक फिर से समतापी संपीड़न तथा D से A तक रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो नंबर 1 समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं। स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 के बराबर होगा। तो ये W1 बराबर Q1 और इसका मान पीछे मैंने निकालना बताया था RT log V2 अपॉन V1। इस सूत्र मैं पीछे बता चुका है, W1 का मान आ गया। इसी प्रकार रुद्धोष्म प्रसार में कार्य मैंने पीछे बता दिया था, W2 बराबर R बटे गामा -1 और T1 - T2। तो ये दोनों सूत्र आपको पता है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है समतापी संपीड़न में आदर्श गैस पर किया गया कार्य सिंक को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो ये W3 जो है Q2 के बराबर हो जाएगा और ये RT2 log V3 अपॉन V4 होगा। नंबर 4 रुद्धोष्म संपीड़न में आदर्श गैस पर किया गया कार्य W4 जो है R बटे गामा -1 हो जाएगा और T1 - T2 हो जाएगा। अतः एक चक्र में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर W1 + W2 - W3 - W4। मान रख दिया, W1 - W3 बच जाएगा क्योंकि W2 और W4 बराबर है। तो कुल मिलाकर के Q1 - Q2 हो जाएगा। कार्नो इंजन की दक्षता जो होती है वो ईटा बराबर Q1 - Q2 अपॉन Q1 होती है। Q1 को अलग अलग कर दिए तो 1 - Q2 अपॉन Q1 हो जाएगी। ये ईटा का मान आ गया। अब ईटा का मान Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 का मान यहाँ रख दिया गया है। ये मान है आपका। तो n बराबर 1 - RT2 log V3 अपॉन V4 और ऐसे RT1 log V2 अपॉन V1। अब ये मान इसका जो है हमने निकाल करके दिखाया और ये समीकरण नंबर 1 है। इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी और इसी में मान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। क्योंकि B तथा C एक ही रुद्धोष्म वक्र है तो इसका मतलब T V2 की पावर T1 V2 की पावर गामा -1 T2 V3 की पावर गामा -1 हो जाएगा। T1 अपॉन T2 एक तरफ कर दीजिए, V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1 हो जाएगा। चूंकि इसी प्रकार A तथा C एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित होते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो ये TV की पावर गामा -1 बराबर T2 की पावर गामा -1 हो जाएगा। तो T1 अपॉन T2 का मान यहां से निकल जाएगा। V4 अपॉन V1 गामा -1 हो जाएगा। अब समीकरण और 2 और 3 से ले, दूसरी पीछे गई थी, एक बार देखना चाहो देख सकते हो। ये है दूसरी समीकरण, ये रही दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण, तीसरी यहां पर है। इन दोनों को रख देते हैं तो ये V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1 हो जाएगा, V4 अपॉन V1 की पावर गामा -1 हो जाएगा। अब ये गामा -1 दोनों हट जाएगा तो V3 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V1 आ जाएगा। सूत्र आ जाएगा। इससे V3 अपॉन V2 का मान V4 अपॉन V1 निकाल दिया जाएगा
और v3/v4 का मान v2/v1 निकाल लिया जाएगा। तो ये मान हमें लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, log v3/v4 बराबर log v2/v1 हो जाएगा। अब इसको भाग कर देते हैं तो भाग करने पर इसका मान 1 हो जाता है, और यही मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो गामा का मान कितना हो जाएगा, यानी ईटा का मान कितना हो जाएगा, 1 - T2/T1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिष्ट व्यंजक है इसके लिए, दक्षता के लिए। ये दक्षता का व्यंजक है, ध्यान रखना बच्चों, दक्षता का ज्यादा पूछा जाता है। तो ये यहीं तक समाप्त होता है। इसी के साथ जो है नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम मेरे 1 लाइक तो बनते ही हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।